नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्य और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं सौरभ और आज एक बार फिर से हम दोनों लेकर आ गए हैं आपके लिए आज सुबह की स्पोर्ट्स जगत की ताजा तरीन खबरें। तो सबसे पहली खबर जो स्पोर्ट्स की ये है कि एक केस दर्ज किया गया है बेगूसराय में, क्रिमिनल केस, और इसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। हुआ दरअसल ये है कि डीएस इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला ने ये आरोप लगाया है कि ग्लोबल इंडिया लिमिटेड से उन्होंने फर्टिलाइजर खरीदे थे, लेकिन फर्टिलाइजर के बदले फर्टिलाइजर को वापस करने पर जो उन्हें चेक मिला वो बाउंस हो चुका है। तो हुआ दरअसल ये पूरा मामला ऐसा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने एडवर्टीजमेंट में इस फर्टिलाइजर की कंपनी को प्रमोट किया था और नीरज कुमार निराला जो कि प्रोपराइटर है यहाँ पर डीएस इंटरप्राइजेस के, उन्होंने बतौर सबूत उन्हें कोर्ट में इसे पेश किया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। श्रेय, लेकिन इसमें मेरे को ये पूछना चाहूंगा कि क्या एडवर्टीजमेंट का हिस्सा बनना कोई गलत है? एमएस धोनी का क्या क्या रोल है? सिर्फ वो एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है इसलिए उनके ऊपर ये केस दर्ज किया गया, क्योंकि उनकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें अलग है। जहां पे जो फर्टिलाइजर है न्यू ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, उसके ऊपर जो केस जाएंगे वो अलग तरीके से जाएंगे। उनके चेक बाउंस हुए हैं। यहाँ पे जो डिटेल निकल कर सामने आ रही है, वहां पे नीरज कुमार ने लगभग 38 लाख में फर्टिलाइजर को खरीदा, जिसके बदले में जो कंपनी है उन्होंने नीरज को 30 लाख का चेक दिया था और वो भी बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस होना क्रिमिनल ऑफेंस है। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजर की कंपनी है उस पर जो केस जाएगा वो क्रिमिनल केस होगा। लेकिन धोनी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। धोनी के ने जो एक एडवर्टीजमेंट कर रखी थी सिर्फ, उसे प्रूफ के तौर पर दिया गया है कि ये धोनी ने जो एडवर्टीजमेंट है आपकी कंपनी की है और इसमें महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, आपने एक इतना बड़ा फेस यूज किया है। तो एक प्रूफ के तौर पर जो कोर्ट में पेश करना होता है, नीरज ने सिर्फ वही पेश किया है। जी हाँ श्रेय, बिल्कुल। और अगली खबर की तरफ अगर बढ़ें तो गुजरात के लिए एक खिलाड़ी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो आज से पहले आईपीएल में कभी नहीं बना था। पूरे सीजन में गुजरात ने 16 मैच खेले हैं और मोहम्मद शामी ने 16 के 16 मैचों में बॉलिंग की है, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला यहाँ पर। हाँ श्रेय, उन्होंने पूरे 16 मैचों में टीम का हिस्सा रहे हैं, प्लेइंग 11 का जैसे आपने बताया हिस्सा रहे हैं उनको, लेकिन एक भी बार जो ऐसा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। हालांकि गेंदबाजी का उनको 16 के 16 मैचों में मौका मिला है और ऐसा पिछले 15 सीजन आईपीएल के हो चुके हैं, उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई टीम का एक खिलाड़ी ऐसा रहा हो प्लेइंग 11 का जिसे पूरे ही सीजन में बल्लेबाजी का मौका ना मिला हो। लेकिन शमी की अगर हम बात करें इस सीजन में तो उनका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहां शमी ने 16 मैच के दौरान 20 विकेट चटकाए हैं। अगर उनकी इकॉनमी की बात करें तो 8 की उनकी इकॉनमी रही थी, जो कि काफी बेहतर है। गुजरात की टीम में उन्होंने काफी अहम भूमिका भी निभाई है अपनी पेसिंग अटैक में आकर के, और उन्हें काफी बार देखा भी गया है कि उन्होंने गुजरात की पारी की गेंदबाजी में शुरुआत भी की थी कि वो आते थे, पहला ओवर आकर के डालते थे। साथ साथ सफलता भी टीम को दिलाई है। बिल्कुल, साथ साथ सफलता भी टीम को दिलाई है। और यहाँ पे शमी ने इस सीजन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। 16 मैचों में 20 विकेट निकाले और 23 की औसत से निकाले हैं। इकॉनमी भी बहुत जबरदस्त है। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शामी इस बार टीम इंडिया में जब वापसी करेंगे, और वर्ल्ड कप के लिहाज से ये टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मोहम्मद शामी लय में है, और अगर इस लय को बरकरार रखते हैं तो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बहुत फायदा होगा। और एक बात चलते चलते इस खबर में यह भी बता दें आपको कि यहाँ पर मोहम्मद शामी ने अब तक 93 मैच खेले आईपीएल इतिहास में अब तक, और उन्होंने 99 विकेट कुल निकाले हैं। तो अगला विकेट जब भी लेंगे मोहम्मद शामी आईपीएल में, अगले सीजन में ही लेंगे खैर वो तो, लेकिन वो अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने कप्तानी छोड़ दी है। अब हुआ दरअसल ये कि श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान उनसे रन नहीं बन रहे थे, टीम का प्रदर्शन भी गिर रहा था, और साथ ही साथ पिछले 7 मैच तो मोमिनुल हक के लिए ऐसे गुजरे हैं जहां पर वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए हैं, जिसके बाद उनकी बोर्ड के साथ मीटिंग हुई और वहां पर उन्होंने अब कप्तानी छोड़ दी है। श्रेय, इसमें उनकी जो उनके माइंड में जो चल रहा होगा वो ये चीज चल रही होगी कि एक कैप्टन के तौर पे उन्होंने वो अपनी श्रीलंका जो है बांग्लादेश दौरे पे गई थी, उन्होंने दोनों टेस्ट मैचों के दौरान खराब प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी से वो उनकी लय नजर नहीं है, जिसके लिए मोमिनुल हक जाने जाते हैं। दोनों टेस्ट मैचों में देखे तो वो फ्लॉप रहे हैं, जैसे भी श्रेय ने बताया डबल डिजिट में उनको पहुंचे ही नहीं है अपने दोनों ही टेस्ट मैच की पारियों में। तो ऐसे में कप्तान के ऊपर वो दबाव भी आता है। जहां पहला टेस्ट मैच देखे सीरीज का आपको पता है तो वो ड्रॉ हुआ था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में इस टीम को बड़ी शर्मनाक हार मिली, क्योंकि 10 विकेट से जो है मेहमान टीम श्रीलंका ने इस मैच को जीता, जहां केवल 29 रनों का उनको लक्ष्य मिला था। तो ऐसे में कप्तान के ऊपर एक दबाव जरूर आता है, दबाव की स्थिति जरूर बनती है, शायद वही मोमिनुल हक के दिमाग में चल रहा होगा। तो चलिए, बांग्लादेश के कप्तान की बात हो गई, और एक और कप्तान, अगला जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान है विराट कोहली, उनसे जुड़ी हुई खबर यह है कि शोएब अख्तर ने विराट कोहली को लेकर बयान दिया है कि विराट कोहली को भी आने वाले 45 साल
मतलब अपनी उम्र के 45 साल तक क्रिकेट खेलना चाहिए और साथ ही साथ 110 शतक बनाने की क्षमता अभी रखते हैं विराट कोहली। श्रेय, ये तो चलो उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने एक बात इसमें काफी जेन्युइन काफी अच्छी बात बोली है कि विराट कोहली जिस दर्जे के बल्लेबाज रहे हैं, खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर जो लगातार आलोचनाएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई कि उन्हें जो आज की जो यंग जनरेशन है सारी विराट कोहली से इंस्पिरेशन लेती है, उनकी वीडियोस देखती है, उनके खेलने के तरीके देखती है, उन्हीं को अपने खेल में अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में अगर आप इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी के बारे में कुछ ऐसे आलोचनाएं करेंगे, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आने वाली जनरेशन के दिमाग पर पड़ेगा। तो ऐसे में शोएब अख्तर का ये कहना काफी सही भी माना जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली की जिस तरीके की लय चल रही है उसमें लगातार उनकी आलोचनाएं भी होनी शुरू हो गई हैं, जिसके बाद हमने देखा कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी उनके आलोचनाएं की है। तो कई उनको काफी बार जो है उस जो लगातार आईपीएल में ही फ्लॉप है उसके बेस पे भी उनको लगातार जो है आलोचना उनकी होती आ रही है। तो ऐसे में शोएब अख्तर का ये कहना कि विराट कोहली जिस दर्जे के बल्लेबाज हैं, हम यहाँ पर शोएब अख्तर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन 110 की जो उनके बोला कि 110 उन्होंने सेंचुरी लगानी है। फिलहाल तो विराट कोहली को जो अपनी 71वीं सेंचुरी का ही इंतजार होगा, जो कि 3 साल से, क्योंकि 110 तो भी बहुत दूर है, उनकी जो 71वीं सेंचुरी आनी है, फिलहाल उनको उसी का सबसे बड़ा इंतजार होगा। बिल्कुल, विराट कोहली की 71वीं सेंचुरी का इंतजार है और कहीं ना कहीं हम बतौर विराट कोहली के फैंस और भारतीय क्रिकेट के फैंस हम यही चाहेंगे कि विराट कोहली 110 क्या उससे आगे का भी आंकड़ा छुए। लेकिन फिलहाल अब अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर अगली खबर निकल कर आ रही है कि जो वर्ल्ड नंबर 1 है जोकोविच, वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच टेनिस में 13 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल से हार गए हैं और अब वो फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए। राफेल नडाल ने उन्हें सीधे सेटों में 6-2, 4-6 और 6-2 से मात दी है यहाँ पे। और अब राफेल नडाल के साथ जब उनका मुकाबला था, ये 39वां मुकाबला था इस फ्रेंच ओपन में। अब तक इससे पहले वो 39 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और यहाँ पर इस मैच में फ्रेंच ओपन के राफेल नडाल की जीत हुई और जोकोविच अब इस फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए हैं। श्रेय, लेकिन बेशक जो है जोकोविच जो है इस सीजन पे फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए हो, लेकिन अभी वो एक जगह जो है लीड कर रहे हैं। वो है इन दोनों के बीच जो टोटल मुकाबले खेले गए हैं उसमें जोकोविच ने आपको बताएं कि 30 मुकाबले जीते हैं, तो वही 29 मुकाबले जो है राफेल नडाल ने जीते हैं। तो इस तरीके से बेशक वो लीड कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रेंच ओपन से बाहर होना ये काफी बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और जैसे भी श्रेय ने बताया नंबर 1 लॉन टेनिस प्लेयर है, तो ऐसे में उनका इस टूर्नामेंट से बाहर होना, हालांकि राफेल नडाल जो है वो भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं इस गेम के। तो अगली खबर टेनिस से ही निकल कर आ रही है और टेनिस की अगली खबर यह है कि फ्रेंच ओपन में ही रोहन बोपन्ना सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने ग्लासपूल और हेनरी की जोड़ी को हराया है क्वार्टर फाइनल के दौरान। और उसके बाद ये उनका 7 साल के बाद ये पहला मौका है जब रोहन बोपन्ना किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि वो 2015 के विंबलडन में पहुंचे थे, लेकिन वहां पे निराशा उनके हाथ लगी थी, जहां पे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से भारत को रिप्रेजेंट करते हुए रोहन बोपन्ना सेमीफाइनल में पहुंचे और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार डबल्स का जो फ्रेंच ओपन में डबल्स का ग्रैंड स्लैम है रोहन बोपन्ना के ही हाथ लगे। जी, हम एज अ इंडियन फैंस तो चाहेंगे कि रोहन बोपन्ना वहाँ पे जीत कर गए हैं, लेकिन जो आपने बताया 7 साल पहले वो भी पहुंचे थे सेमीफाइनल में, हालांकि उनको हार मिली थी। लेकिन इस बार हम सब भारतीय फैंस जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उस टाइम पे भी कर रहे थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से कर रहे हैं कि वो जीतें। साथ साथ अभी क्वार्टर फाइनल जीता है, फिर सेमीफाइनल भी जीते, उसके बाद जो है ये बड़ा खिताब भी जीत करके भारतीय टीम का नाम रोशन करके हैं। बिल्कुल, भारतीय टीम का नाम रोशन करें, हमारी उम्मीदें उनके साथ हैं, रोहन बोपन्ना के साथ हैं। और अब देखना यही होगा कि किस तरह से फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल में अगर वो पहुंचते हैं तो उनका प्रदर्शन रहता है। तो फिलहाल के लिए आज के मॉर्निंग अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें।